हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत ही अच्छे 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन है मैंने आपका यानी छाँट के यानी कलेक्ट किए हैं, क्योंकि जो 17 क्वेश्चन है वो मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं कि दोस्तों हमारे जो पिछली जो एयरफोर्स के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि बच्चे यानी कई बच्चे उसका रिव्यू देते हैं, यानी जो क्वेश्चन आते हैं जिसको जो याद रहता है वह क्वेश्चन बताते हैं। तो उन्हीं रिव्यू को देख करके मैंने आपके लिए जो 17 क्वेश्चन है वो कलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। और दोस्तों एयरफोर्स के एग्जाम में क्या होता है कि यानी बहुत सारी शिफ्टों में एग्जाम होती है, तो अधिकतर क्वेश्चन क्या आते हैं कि रिपीट होते रहते हैं। तो इस कारण दोस्तों यानी कि इनमें से आपको भी एग्जाम यानी कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको इन 17 क्वेश्चन यानी फटाफट कर लें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बताना है कि प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी कोई भी रियल गैस होती है, वास्तविक गैस होती है, इसको अपन किस टेम्परेचर एवं प्रेशर पर रखें जिससे कि यह आदर्श गैस के समान व्यवहार करें, यानी आइडियल गैस की भांति व्यवहार करें। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आइडियल गैस होती है उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है कि जो हमारी ऐसी गैस जिसके अणुओं के मध्य का जो अंतराणुक बल होता है, इंटरमोलिकुलर बल होता है, वो हमारा शून्य हो। और दोस्तों हमारी जो रियल गैस होती है उसके अणु के मध्य का बल हमारा शून्य नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अणुओं का मध्य का बल शून्य करेंगे, यानी कि इसके अणुओं को यदि दूर दूर लेकर के चले जाएंगे तो इसका जो मध्य का अंतराणुक बल हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर अणुओं को दूर दूर करना है, और वो दूर दूर कब होंगे, जब इसका अपन प्रेशर कम करेंगे। प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगी, यह फैलेगी। और दूसरा क्या है, इसका अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इसके कारण यहाँ पर प्रेशर को अपन कम करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो हमारे जो वास्तविक गैस होते हैं वो आदर्श गैस की बातें व्यवहार करने लग जाएगी, क्योंकि इसके जो अणु होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे और अणुओं के मध्य का जो बल हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प दाब एवं उच्च ताप, यानी अल्प दाब करेंगे और उच्च ताप करेंगे जिससे कि क्या होंगे, इसके अणु होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों आपको युग्म दिए हुए हैं कि पहला तो आपको क्या दिया हुआ है, दाब, और इसको अपन इससे मापते हैं। फिर क्या दिया, कोई राशि, फिर उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी जिससे इसको मेजर किया जाता है वो दिया हुआ है। तो आपको बताना कि कौन सा युग्म हमें यानी रॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये हो सकता है कि ये जो आज की जो वीडियो हो हमारी लास्ट हो, क्योंकि दोस्तों यानी कि आज हमारा यानी लास्ट डे है होम पर, और कल मैं यानी कि ट्रेनिंग के लिए यानी कि यहाँ से घर से निकल रहा हूँ। तो 2-3 दिन तो वैसे वीडियो नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों जैसे ही वहाँ पर मेरे को टाइम मिले या नहीं मिले उसका पता नहीं, यानी फ़ोन अवेलेबल हो या न हो, तो वहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि यानी कि वीडियो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान यदि यानी फ़ोन दिया जाता है तो यानी मैं कैसे भी टाइम निकाल करके आपके लिए यानी कि फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चन जरूर लेके के आऊँगा। और यदि यानी टाइम भी नहीं मिलता तो दोस्तों यानी पोस्ट के माध्यम से तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों यानी कि जो हमारा असत्य जो हमारा युग्म दिया हुआ है वो याद रखना, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला है। अपेक्षित घनत्व होता है ना दोस्तों, हमारा जो डेंसिटी होती है उसको याद रखना, जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है उससे मापा जाता है, यानी हाइड्रोमीटर से इसको मापा जाता है। पायरोमीटर यानी कि जो ज्ञात करने की युक्ति होती है, पायरोमीटर से दोस्तों हमारे क्या कहते हैं, यह एक यानी टेम्परेचर को मापने की युक्ति होती है। तो ये वाला युग्म हमें गलत दिया हुआ है। और जो हमारा दाब होता है इसको बैरोमीटर से मापा जाता है, और जो तापक्रम होता है उसको मापी से मापते हैं, और जो भूकंप होता है इसको अपन सिस्मोग्राफ से मापते हैं। तो ये तीनों का युग्म हमारे सही है। जो असत्य युग्म हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बताने, गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ निर्भर करता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी कोई भी गैस होती है उसके जो अणु होते हैं उनकी जो टक्कर होती है, यानी दो टक्करों के मध्य का जो यानी पथ होता है उसको अपन यानी माध्य यानी मुक्त पथ कहते हैं। उस सभी टक्करों का यदि लगभग यानी औसत निकाला जाए उसे अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। तो ये जो माध्य मुक्त पथ होता है लैम्डा, ये आपको बताना है कि जो अणुओं का जो व्यास होता है उसके साथ किस प्रकार से संबंधित होता है, यानी आणविक व्यास के साथ इनका संबंध क्या होता है। तो आपको याद रखना कि जो हमारा माध्य मुक्त पथ होता है वो आणविक व्यास के यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अपन कहते हैं कि जो हमारा लैम्डा होता है वो d⁻⁻2 के समानुपाती होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ये वाला, यानी कि d⁻⁻2, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि किसी साबुन के बुलबुले में दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की तुलना में 4 गुनी है, तो पहले बुलबुले तथा दूसरे बुलबुले के आयतन में अनुपात होगा। हमें क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो पहले वाला बुलबुला है और एक दूसरा बुलबुला है, तो पहले वाले बुलबुले का जो दाब आती है
डेल्टा पी वो है यानी दूसरे की तुलना में 4 गुना है। तो हमें बताना कि इन दोनों का जो आयतन का अनुपात होगा वो किस प्रकार से होगा। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो आयतन होता है वो आर क्यूब के समानुपाती होता है और यानी डेल्टा पी होता है वो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है 40/r होता है, यानी यह आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि हमें v1/v2 निकालना है तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये r1/r2 के स्क्वायर के समान यानी कि स्क्वायर की क्यूब के बराबर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो r होता है वो डेल्टा पी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि r1 की जगह तो अपन रखेंगे डेल्टा p2 क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है और डेल्टा p1 हमारा नीचे आ जाएगा और इसकी हो जाएगी क्यूब। इनका अनुपात में क्या दिया हुआ कि 1/4 दिया हुआ कि यानी पहले वाले बुलबुले का जो दाब अधिक है वो दूसरे वाले की तुलना में 4 गुना है और इसका यदि अपन क्यूब करेंगे तो हमारा कितना बराबर हो जाएगा 1/64 यानी 4 की क्यूब कितनी होती है 64 तो यानी कि इनका जो आयतन का अनुपात हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। ये हमें किस में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका राइट हो जाएगा 1/64। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होता है कि क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम प्रहार 16 किलोमीटर है। यदि g = 10 मीटर पर सेकंड हो तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा। हमें क्या होता है कि दोस्तों हमारी कोई एक बंदूक छुटाई जाती है, उसका जो अधिकतम यानी जो हमारा क्षैतिज प्रहार होता है ये वाला है, ये हमें कितना दिया हुआ 16 किलोमीटर दिया हुआ है। और यदि हमें g का मान भी यानी 10 रखते हैं तो आपको बताना कि इसका जो u का मान है यहाँ पर प्रक्षेपण वेग है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों r मैक्सिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमारा होता है u² होता है, u² होता है और ये हमें कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कि 16 × 10⁻³ दिया हुआ है। g का मान अपन यहाँ पर रखेंगे 10 तो u² हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 16 गुना यानी कि दोस्तों ये प्लस ही होगा यानी कि माइनस की नहीं होगा क्योंकि 10 यानी किलोमीटर को 10⁻³ होती है। ये 10 इधर चले जाएगी तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4। इसका यदि अपन अंडर रूट करेंगे तो हमारा 400 प्राप्त होगा क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 इसका अंडर रूट करेंगे 10 की पावर 2 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका u का मान कितना निकल कर आता है 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको यदि अपन 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकेंगे तो हमारा जो क्षैतिज प्रहार होगा यानी दोस्तों अधिकतम 16 किलोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक पिंड विराम अवस्था से गिरता है तो प्रथम सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा। यानी दोस्तों हमें क्या दिया हो कि हमारा कोई एक यानी पिंड है वो ऊपर से इसको विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो 1 सेकंड के बाद यानी कि t = 1 सेकंड के बाद आपको बताना कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यदि g का मान हमें कितना दिया हुआ 32 फीट पर सेकेंड दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो अंतिम वेलोसिटी होती है v = इसका फॉर्मूला क्या होता है कि u + at होता है। यहाँ पर यह गुरुत्व के प्रभाव में गिर रहा तो एक को अपन क्या रखेंगे g, ये हमारा हो जाएगा gt। v का मान दोस्तों हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि इसको अपन विराम अवस्था से गिरा रहे हैं तो v = हमारा gt हो जाएगा। g का मान हमें कितना दिया हुआ 32 फीट पर सेकेंड और t का मान हमें 1 सेकंड पश्चात निकालना है, गिराने के 1 सेकंड बाद तो अपन 1 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 32 फीट पर सेकेंड। यानी दोस्तों इसको अपन मीटर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो आंसर हमें पूछा गया है कि फीट पर सेकेंड में ही पूछा गया है तो g = फीट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा जो वेलोसिटी का मान हो जाएगा 1 सेकंड बाद वो भी हमारा कितना होगा 32 फीट पर सेकंड होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या बताना कि कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती। हमें बताना कि दोस्तों हमारे यानी 4 तरंगें दी हुई हैं और आपको बताना कि ऐसी कौन सी तरंग है जो हमारे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अपसर्व्य तरंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो अक्स किरणें होते हैं, पराबैंगनी किरणें होते हैं, रेडियो तरंगे, ये सभी हमारी अल्ट्रावायलेट यानी दोस्तों हमारे जो हमारी प्रकाश विद्युत तरंगे होती हैं वो होती हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। बल्कि जो हमारी अपसर्व्य तरंगे होती हैं ये हमारी मैकेनिकल वेव होती हैं, एक यांत्रिक तरंग होती है। तो इसके कारण दोस्तों इसको यानी गमन करने के लिए में माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा अपसर्व्य तरंगे। यानी ये जो तीनों तरंगे हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये हमारे निर्वात में गमन कर सकती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा एक कण है जो v वेलोसिटी से b चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस पर लगने वाला जो बल है F वो अधिकतम कब होगा, जब यानी v एवं b एक ही दिशा में हो, एक दूसरे के विपरीत हो, लंबवत हो या 45 डिग्री पर हो। दोस्तों याद रखना चाहिए यदि हमारा q आवेश का जो कण है वो v एवं b यानी v वेलोसिटी से b चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है F = वो q v b sin थीटा होता है।
तो यहाँ से दोस्तों अपन यानी साइन थीटा का मान यानी मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान हमारा 90 डिग्री हो, क्योंकि यानी साइन थीटा का मान हमारा 1 होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो यानी थीटा इज इक्वल टू यदि अपन 90 डिग्री रखेंगे तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो हमारा मैक्सिमम यानी क्यू भी होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी क्यू यानी वी तथा बी यदि हमारे लंबवत हो यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो तो उस समय जो लगने वाला बल होगा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अब हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है। दोस्तों हमारा जो यानी कोई ऐसा प्रक्रम जिसका जो पीवी ग्राफ हो वो इस प्रकार से हो, यानी कि जहाँ से यह शुरू होता है वहाँ पर ये हमारा ग्राफ समाप्त हो जाता है, इसे बोलते हैं अपन चक्रीय प्रक्रम। तो इसके अंदर आपको बताना कि जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है या निकाय को दी गई उष्मा के बराबर होता है या उष्मा से अधिक होता है या इस पर निर्भर ही नहीं करता। दोस्तों यानी सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो वर्क डन होता है वह हमारा यानी कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यानी कि अंतिम एवं यानी प्रारंभ बिंदु पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका जो पथ होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका मान शून्य तो हो नहीं सकता। और आपको याद एक बात और रखनी है कि दोस्तों हमारा जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसके अंदर जो गैस की इंटरनल एनर्जी होती है यू, वह दोस्तों हमारी अंतरिम एवं जो हमारी प्रारंभिक बिंदु होती है केवल उन्हीं पर निर्भर करती है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो अंतिम एवं जो प्रारंभिक बिंदु है वो हमारे बिल्कुल सेम है। तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि जो पहले थी यानी उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसकी जो अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी उष्मा गति का जो प्रथम नियम है उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि दी गई उष्मा से यदि अपन इसकी आंतरिक ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उसको यदि अपन घटा देते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो निकल कर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदु समान होने के कारण इनकी इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन हमारा शून्य है, डेल्टा यू का मान 0 है। तो हमारा जो वर्क डन होगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दी गई उष्मा के ही बराबर हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी चक्रीय प्रक्रम में जो निकाय द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो निकाय को दी गई उष्मा के बराबर होता है। अब हमारा 11 का क्वेश्चन है। 11 के क्वेश्चन में क्या होता है कि पृथ्वी के समीप परिक्रमण करते किसी ग्रह का कक्षीय वेग होता है। दोस्तों मैं क्या बताना कि पृथ्वी की यानी सतह के समीप यानी कोई कक्षा यानी कि ग्रह है जो इस प्रकार से कक्षीय गति कर रहा है, तो आपको बताना कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो याद रखना पृथ्वी की सतह के समीप यानी जो हमारा कक्षीय वेग होता है वो हमारा कितना होता है, √g होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 12 का क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या होता है कि बोयल के नियम का पालन करने के लिए गैस होना चाहिए। दोस्तों बोयल का नियम पहले तो होता क्या है कि दोस्तों हमारा जो प्रेशर होता है वो किसके यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, वी का होता है। और दोस्तों ये यानी कि इसके जो कंडीशन होते हैं वो याद रखनी है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी हमारा कांस्टेंट रखा जाता है, नियत रखा जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो द्रव्यमान होता है वो भी हमारा नियत होता है। और यदि हमारी ये गैस आदर्श हो तभी यही हमारा बोयल का नियम उस पर लागू होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। एंड दोस्तों हमारी जो गैस हो वो भी हमारी आदर्श होनी चाहिए और इसका जो ताप एवं द्रव्यमान है वो दोनों ही नियत होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 13 का क्वेश्चन है। 13 के क्वेश्चन में क्या बताना कि एक स्थिर लिफ्ट में एक आदमी पानी से भरी एक बाल्टी लिए है खड़ा है। यदि इसके पेंदे में एक छेद है तो छेद से बहने वाली दर R0 है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर यानी समान त्वरण से चलने लगे तब पानी की यानी बहने की जो दर है वो RU तथा RD है। तो आपको बताना कि इन तीनों में संबंध क्या होगा। एंड दोस्तों हमें क्या बताना कि हमारी कोई एक बाल्टी है, इसके अंदर हमारा पानी भरा हुआ है और इसकी तली में एक छेद है। तो इस छेद से यानी जो निकलने वाली जो पानी की जो स्पीड होगी, रफ्तार होगी यानी दर होगी, वो कब अधिक होगी ये आपको बतानी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि हमारी कोई भी वस्तु यानी यानी ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो इसका जो यानी वेट होता है हमारा वो वेट कितना हो जाता है, वो m इंटू में यानी G+A हो जाता है। यानी दोस्तों इसका जो प्रभावी त्वरण होता है हमारा G+A हो जाता है, वेट हमारा बढ़ जाता है। यदि कोई लिफ्ट हमारी यानी ए त्वरण से नीचे आ रही है तो इस समय इसका जो वेट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, G-K A हो जाएगा। और जब यह स्थिर रहती है तो भी इसका जो वेट होता है वो हमारा कितना होता है, mg होता है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि जब हमारे लिफ्ट ऊपर जाती है तब इसका जो यानी वेट होता है जो नीचे की ओर दाब होगा हमारा अधिक होगा। यदि इस समय इसका दाब अधिक होगा तो यहाँ पर जो यानी इसके अंदर से यानी दोस्तों हमारा जो जल निकलेगा उसकी रफ्तार यानी जो स्पीड होगी, बहने की दर होगी वो हमारी सर्वाधिक होगी। जब यानी ऊपर जाएगी इनकी RU का मान हमारा सर्वाधिक होगा, RU का मान हमारा सर्वाधिक होगा। और दोस्तों यानी कि mg का मान हमारा नीचे आने वाले से अधिक है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा बीच में क्या जाएगा, R0 आ जाएगा। और सबसे कम कब होगी, जब यह नीचे की ओर आएगी तब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 14 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि यदि सरल लोलक की लंबाई 44% से बढ़ा दी जाए तो इसके दोलन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। हमें क्या बताना कि दोस्तों हमारा कोई एक सरल लोलक है, उसकी जो लंबाई है उसको अपन क्या कर रहे हैं, 44% बढ़ा रहे हैं। तो आपको बताना कि इसका जो आवर्तकाल होगा इसमें कितना परिवर्तन आएगा।
जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो आवर्तकाल होता है हम सभी जानते हैं कि रूट एल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो डेल्टा टी अपॉन में टी मल्टीप्लाई 100 ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा यानी रूट L2 माइनस रूट L1 अपॉन में रूट L1 मल्टीप्लाई 100 इसके इक्वल होता है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दी हुई कि इसकी लंबाई को 44% बढ़ाया गया है। यदि मान लेते हैं कि पहले इसकी लंबाई 100 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, हमारी 144 हो जाएगी। इस फॉर्मूले में L1 और L2 के मान रखेंगे। L2 का मान 144 है तो इसका रूट करेंगे, हमारे कितना हो जाएगा 12। L1 का मान हमारा 100 है तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। L1 का मान हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा इसका 100। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा और 2 को यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आता है, 20% निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि अपन लंबाई को 44% बढ़ाएंगे तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो हमारा कितना बढ़ेगा, 20%। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बताना अपरिगामी तरंगों में दो निस्पंदों के बीच सभी कण माध्यम स्थिति से गुजरते हैं। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी जो अपरिगामी तरंगें होती हैं हम सभी जानते हैं वो इस प्रकार की होती हैं, यानी इसके जो कण होते हैं वो इस प्रकार से गति करते हैं। तो आपको बताना कि दोस्तों हमारे जो ये इसके यानी दो यानी प्रस्पंदों के मध्य का जो यानी निस्पंद होते हैं उनके मध्य के जो सभी कण होते हैं वो आपको बताना कि जब माध्यम स्थिति से गुजरते हैं तब उनकी जो हमारी स्पीड होती है वो भिन्न भिन्न होती है, या यानी समय भिन्न भिन्न होता है, या स्पीड इक्वल होती है, या समय भी इक्वल होती है, किस प्रकार से होते हैं। आपको यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दोस्तों याद रखना कि जो हमारी अपरिगामी तरंग होती हैं उसके जो ये सभी कण होते हैं जब वो यहाँ से निकलते हैं तो सभी कण दोस्तों एक समय पर ही यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इनकी स्पीड का मान हमारा अलग अलग होता है। जिस यानी बीच वाले कण की स्पीड हमारी अधिक होती है, जिस कण अधिक दूरी तक चला जाता है, और यहाँ पर यानी कि इसकी स्पीड हमारी कम होगी तो ये हमारी अधिक यानी कम दूरी पर जाएगी, इसका आयाम कम होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी अपरिगामी तरंगों में जो दो निस्पंदों के बीच के जो यानी कण होते हैं वो एक ही समय पर दोस्तों हमारा जो यानी माध्यम स्थिति है उससे गुजरते हैं, लेकिन इनकी वेलोसिटी का मान हमारा अलग अलग होता है। जिसकी वेलोसिटी का मान हमारा अधिक होता है वो हमारा अधिक दूरी पर तक जाता है, और जिसकी वेलोसिटी का मान हमारा कम होता है वो कम दूरी तक जाता है। यानी इस प्रकार से हमारी ये तरंगे बन जाती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ये वाला, यानी एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेगों के साथ यानी माध्यम स्थिति से यह गुजरते हैं। अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि पदार्थ जिसमें अकेले परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता वह कहलाते हैं। दोस्तों हमें क्या बताना कि ऐसे पदार्थ कौन से हैं जिसके अंदर केवल उसका एक यानी परमाणु लिया जाए, एक यानी अणु लिया जाए तो उसका जो चुंबकीय आघूर्ण हमारा शून्य न हो। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, उसका यदि अपन एक अणु लेते हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हमारा शून्य नहीं होता, यानी कि उसके अंदर एक अणु का भी हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इस प्रकार से इसका जो यदि हमारा पूर्ण पदार्थ होता है उसका तो चुंबकीय आघूर्ण हमारा बहुत ही अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना कि पीएन संधि डायोड में अगर अभिनति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई होती है। दोस्तों हमें क्या बताना कि हमारा कोई पीएन संधि डायोड होता है, उसको यदि अपन अगर अभिनति में जोड़ते हैं तो इसके यानी विभव प्राचीर होती है उसकी चौड़ाई आपको बतानी कि घटेगी, बढ़ेगी या स्थिर रहेगी। तो दोस्तों याद रखना, अगर बायस में यदि इसको जोड़ा जाता है तो हमारा जो विभव प्राचीर होता है इसकी चौड़ाई का मान हमारा घट जाता है। यदि इसको अपन उत्क्रम बायस में यानी रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तब उस समय इसके यानी हमारे जो विभव प्राचीर का मान होता है हमारा बढ़ जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।